We are seeing differentiability right now. In previous video, we have seen differentiability of any function at a point. Left hand derivative, right hand derivative. फिर हमने देखा था कंडीशन डिफरेंशिएबल होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो उस पॉइंट पर, है ना। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव को कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे ये देखा था हमने। और मैंने कहा था कि जो अगला वीडियो मैं स्टार्ट करूंगा उसमें कुछ क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे इसका। जैसे देखिए अभी हम एक लिमिट यहाँ लिख रहे हैं, कोई फंक्शन y इक्वल्स एफ एक्स है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच। क्या ये लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव में से कुछ देगा क्या? बेसिक बात मैंने आपको समझाया था कि लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन का वैल्यू ए से अगर हल्का लेफ्ट लेते हैं माइनस एफ ए करते हैं और फॉर्म इसका क्या हो तो ए प्लस समथिंग जो 0 को टेंस करे और ये समथिंग जस्ट नीचे हो तो ये लेफ्ट डेरिवेटिव कहलाएगा। यहां हमने लिखा है h टेंड्स टू 0 माइनस, इट मींस h 0 माइनस है तो a माइनस ऑफ ये नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस ना, मतलब ये a से राइट साइड का देगा ना वैल्यू, और a के राइट साइड के वैल्यू में हम एफ ए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ऊपर। डिनोमिनेटर में क्या है तो a प्लस के बाद जो माइनस h है यहाँ वही माइनस h यहाँ है, तो देयरफॉर ये कैसा डेरिवेटिव देगा तो समझ सकते हैं कि ये राइट हैंड डेरिवेटिव देगा f डैश a प्लस, यानी a के पास इसका राइट डेरिवेटिव सही है। अभी अगर हम कहें लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट राइट कुछ नहीं कर रहे हैं हम, f a माइनस 2h प्लस 3h स्क्वायर माइनस एफ ए बाई थ्री एच स्क्वायर माइनस 2h। वेरी सिंपली हमें समझना चाहिए यहाँ पर h टेंड्स टू 0 है, लेफ्ट राइट कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए लेफ्ट राइट की तो बात ही खत्म हो गई। अब यहाँ a माइनस 2h प्लस 3h स्क्वायर है, h 0 को टेंस कर रहा है तो समझ सकते हैं h 0 को टेंस कर रहा है और यहाँ लेफ्ट राइट कुछ नहीं कर रहा है, तो हमें क्या देखना है a प्लस के बाद इसमें क्या है तो a प्लस के बाद इसमें माइनस 2h प्लस 3h स्क्वायर है, और h जब 0 को टेंस करेगा तो a प्लस के बाद जो भी बचता है माइनस 2h प्लस 3h स्क्वायर इस 0 को टेंस करेगा, और सेम यही क्वांटिटी माइनस 2h प्लस 3h स्क्वायर नीचे है, यहाँ माइनस एफ है ये, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एफ डैश ए। क्लियर है ना। यही अगर यहां पर h टेंड्स टू 0 माइनस कर दें तो क्या अब ये क्या होगा, एफ डैश ए होगा कि एफ डैश ए प्लस होगा या एफ डैश ए माइनस होगा? कैसे सोचेंगे, ये एफ प्लस माइनस 2h प्लस 3h स्क्वायर है। अब h जब 0 माइनस को टेंस करेगा, थोड़ा सा एक लाइन इसको और मैं लिखता हूं अरेंज करके, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस और f a प्लस इसे क्या कहेंगे माइनस 2h प्लस 3h स्क्वायर, इसको हम ऐसे ब्रैकेट दे देते हैं माइनस एफ ए बाई नीचे भी माइनस 2h प्लस 3h स्क्वायर। ध्यान दें कि यहां पर जो 0 टेंस करेगा h को तो a के साथ जो भी हो 0 को टेंस करेगा, नीचे सेम यही क्वांटिटी है तो f डैश तो ये होगा, लेकिन यहां 0 माइनस को टेंस कर रहा है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये से लेफ्ट की बात करेगा कि राइट की बात करेगा। अब इसके लिए लिमिट में इस तरह का केस आपको समझाए थे कि जब h 0 को टेंस करेगा उस केस में कोई भी टर्म अगर h में कुछ पॉलिनोमियल है तो h का जो लोएस्ट डिग्री होगा वही टर्म इसका साइन डिसाइड करेगा, इसका साइन क्या होगा, चिन्ह क्या होगा। जैसे आप देखेंगे ये माइनस 2h है, h 0 माइनस को टेंस कर रहा है तो ये माइनस 2h का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा ना। अब संयोग से यहाँ h स्क्वायर का भी पॉजिटिव होगा, बट यहाँ 3h क्यूब होता है, यहाँ 3h क्यूब होता है तब तो ये भी माइनस होता है। देखिए थोड़ा कंफ्यूज नहीं करेंगे मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। h टेंड्स टू 0 माइनस है ना, कंसेप्ट को समझना है, ये बार बार नहीं कह रहा हूं।
h टेंस टू 0 माइनस, उस केस में -2h प्लस होगा ना, पॉजिटिव क्वांटिटी होगा ना, और 3h स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। मैं कह रहा हूं कि अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं भी होता, ये h क्यूब रहता, तब तो निगेटिव का क्यूब निगेटिव होता ना, उस केस में भी ये प्लस और ये माइनस भी रहता तो भी लीड कौन करता, डोमिनेट कौन करता, तो ये करता जो h का लोएस्ट डिग्री है। कहने का मतलब कि अगर अभी हम देखिए सेपरेट, यहां समझिए, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस है, इस केस में अगर हम कहें 2h प्लस 3h स्क्वायर, या माइनस ही कर दीजिए, नहीं यहां -3h स्क्वायर माइनस 5h क्यूब, या प्लस कर दीजिए इसको। अगर हम कहें कि इसका साइन क्या होगा h टेंस टू 0 माइनस पर, तो समझ सकते हैं ये प्लस 2h है, इसमें हम h को 0 माइनस तरफ टेंस करेंगे तो ये टर्म का साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब इधर कुछ भी पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसका साइन क्या रहेगा, तो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, ये साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा h टेंस टू 0 माइनस पर। अब अगर इसे हम मिटा दें तो अब h का मिनिमम पावर क्या है, h स्क्वायर ना, तो 3h स्क्वायर h टेंस टू 0 पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसका वैल्यू भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जबकि आप देख रहे हैं h टेंस टू 0 माइनस पर ये निगेटिव होगा, बट ये पॉजिटिव होगा, और लोएस्ट पावर h का 2 है, तो ये डिसाइड करेगा। तो जब h 0 को टेंस करेगा तो h का जो मिनिमम पावर होगा किसी भी एक्सप्रेशन में, वह उसके साइन को डिसाइड करेगा। इस थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे, खासकर कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, बोर्ड के लिए ठीक है, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत हद तक समझने से भी हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से भी यहां समझे आप, ये जब 0 माइनस को टेंस करेगा तो ये a प्लस, ये जो क्वांटिटी देख रहे हैं, ये समथिंग पॉजिटिव होगा ना, छोटा सा ही होगा, 0 को ही टेंस करेगा, बट प्लस साइड से करेगा, तो a प्लस ये क्या देगा, राइट साइड की बात करेगा, और इसमें fa सब्ट्रैक्ट हो ही रहा है, और प्लस के बाद जो क्वांटिटी है वो यहां पर है ही, तो सीधा ये क्या हो जाएगा, कैसा डेरिवेटिव हो जाएगा, तो f डैश a माइनस हो जाएगा, सॉरी राइट साइड था ना, प्लस हो जाएगा, मतलब a के पास राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। यही अगर यहां पर प्लस कर दें तो अब आप सोचिए, जब प्लस करेंगे इसको तो -2h यही डिसाइड करेगा इस एक्सप्रेशन का साइन। क्यों, h का पावर यहाँ 2 है, यहाँ पावर 1 है, जो स्मॉलर पावर होगा वो डिसाइड करेगा पूरे का साइन। जब ये 0 प्लस को टेंस करेगा तो -2h क्या होगा, निगेटिव होगा, तो फिर 3h स्क्वायर जोड़ेगा तो भी निगेटिव ही रहेगा, क्योंकि ये ज्यादा पावर है h का, तो 0 टेंस करने पर जो कम पावर रहेगा वो साइन तय करेगा, तो h टेंस टू 0 प्लस पर ये निगेटिव होगा, ओवरऑल ये पूरा निगेटिव हो जाएगा। तो a से लेफ्ट की बात करेगा, बाकी यहाँ जो है सेम क्वांटिटी यहाँ पर है ही, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये जस्ट हो जाएगा लेफ्ट डेरिवेटिव। देख रहे हैं h टेंस टू 0 माइनस 0 प्लस, ये 0 माइनस ले रहे हैं तो राइट डेरिवेटिव दे रहा है, 0 प्लस ले रहा है तो लेफ्ट डेरिवेटिव दे रहा है। थोड़ा सा इस तरह का एक्सप्रेशन रहेगा ना, तो उसे थोड़ा अरेंज करेंगे। पिछले क्लास में भी, पिछले वीडियो में हमने कुछ इसी तरह से लास्ट किया था, 1-2 सिचुएशन वहां प्रोड्यूस करके। तो कहने का मतलब कि डेरिवेटिव के लिए जो एक्सप्रेशन है किसी पॉइंट ए पर, वो चीज समझने की क्षमता हमारे पास होनी चाहिए, है ना। ये लिमिट में न्यूटन लेबनिज फार्मूला वगैरह में आगे देखेंगे, वो सारा यूज होता है। ये डेरिवेटिव की बात हो गई। इसके बाद हम ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी समझने का प्रयास करेंगे कि ज्योमेट्रिकली डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है। इसमें हमें टेंजेंट एट ए पॉइंट समझने की जरूरत है। टेंजेंट भी हम लोग जो समझते आते हैं बचपन से, उसमें थोड़ा सा सुधार करके समझेंगे, वो सही अप्रोच नहीं हमारा है समझने का। जैसे जनरली टेंजेंट कहते हैं तो हमारे दिमाग में क्या मैप बनता है कि कोई भी कर्व है, उसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट क्या होता है, तो कर्व को ठीक एक पॉइंट पर टच करते हुए पास करता है। ये समझना गलत है, इसको पहले समझेंगे हम। जैसे कोई भी कर्व है, उसके किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वह उसके एक पॉइंट पर टच करते हुए जाएगा, ये गलत है। टेंजेंट समझने का ये आधार गलत है। देखिए समझिए, कोई भी कर्व है किसी तरह का, यहाँ पर अगर यहाँ पर हमें टेंजेंट समझना है तो आप समझने का प्रयास करें कि यहाँ से अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, जो हमारा प्रयास है कि ये पी को टच करते हुए जा रहा है। अब सोचिए कि अगर इसको दोनों साइड से अगर हम मिटा दें, मिटाते आ रहे हैं इधर से भी और इधर से भी, देख रहे हैं ना, इस तरह से, और किनारे तक मिटा दिए और मिटा दिए। अब ये जो इतना बड़ा पार्ट है, ये हार्डली, मतलब इसको हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये जो पार्ट है ये स्ट्रेट लाइन का पार्ट है कि कर्व का पार्ट है। मतलब इतना दूर के रीजन में अगर नहीं होता, थोड़ा और मिटा देंगे हम, तो ये इतना दूर के रीजन में हमारा कर्व और वो स्ट्रेट लाइन दोनों क्या है, कॉन्साइड कर रहा है। मतलब इस रीजन में स्ट्रेट लाइन का पार्ट कौन है और उस कर्व का पार्ट कौन है, इसको डिस्टिंग्विश करना
इसको डिस्क्रिमिनेट करना अलग अलग ये मुश्किल है, नहीं कर सकते। इट मींस कि टेंजेंट जो था ये इस कर्व के इतना दूर तक टच कर रहा था, टचिंग पोजीशन में था, और आप जानते हैं कि यहां से यहां तक में कितना पॉइंट्स होगा, तो इनफिनिटी मेनी पॉइंट्स होगा। ऐसा नहीं कि यहां तक में एक ही पॉइंट होगा या 2 पॉइंट होगा या 20 पॉइंट 50 पॉइंट, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, इनफिनिटी मेनी पॉइंट्स होगा। तो पहले हम टेंजेंट को थोड़ा समझेंगे। टेंजेंट तो फिर सही अप्रोच क्या होगा समझने का, तो टेंजेंट का बेसिक ये है कि कोई भी कर्व जैसे है, मान लीजिए कोई कर्व ले लेते हैं इस तरह से, और हमें इसके पॉइंट P पर टेंजेंट समझना है। पॉइंट P पर टेंजेंट इस कर्व के लिए क्या होगा, सही है ना। हम लोग करते क्या है कि इसी कर्व पर P के अलावा कोई पॉइंट और ले लेते हैं, और P और Q से होता हुआ एक सेकेंड खींचते हैं। सेकेंड आप समझते हैं, जो दो जगह पर कर्व को काटते हुए जाता है, छेदते हुए, इसको हिंदी में कुछ तिर्यक छेदी रेखा या छेदक रेखा भी बोलते हैं। तो एक सेकेंड खींचते हैं, ये सेकेंड क्या है, जिस पॉइंट पर हमें टेंजेंट समझना है वहां से तो पास कर ही रहा है, और इन एडिशन कर्व पर एक पॉइंट और हमने Q ले लिया, यहां से भी पास कर रहा है। अब देखिए लिमिटिंग सिचुएशन, इसी लाइन PQ का लिमिटिंग सिचुएशन टेंजेंट हो जाएगा P पर, और वो लिमिट क्या होगा, ये कर्व मान लीजिए y इक्वल्स fx का है, तो हम कहेंगे लिमिट Q टेंड्स टू P, यानी Q को हम टेंस कराएंगे P के तरफ। आप समझ सकते हैं कि Q को हमने P से इस तरफ लिया है, Q हम कर्व के इधर भी कहीं ले सकते थे, इधर जो कर्व जा रहा है यहां भी कहीं हो सकता था, तो ऐसे भी PQ खींच सकते थे। तो Q इधर ले या उधर ले, हमें समझना क्या है कि जब Q को टेंस करवाएंगे P के तरफ, आप समझ सकते हैं Q जब P के तरफ टेंस करेगा, और ये जो सेकंड है ऑलवेज PQ से पास कर रहा है, तो ये सेकंड का स्थिति, इसका भी सिचुएशन पोजीशन चेंज करेगा ना। Q अगर यहां आता है तो ये लाइन कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। Q यहां अगर जिस समय था तो ये लाइन ऐसे होता है। अब सोचिए कि Q P को टेंस करेगा, इसका क्या मतलब हुआ, तो टेंस टू का मतलब हम समझते हैं, Q को लाख हम P में सकाने का प्रयास करेंगे, बहुत करीब चल जाएंगे, फिर भी P को Q के तरफ और अधिक सटने की गुंजाइश तो हमेशा पॉसिबल रहेगा, गुंजाइश जिंदा रहेगा, ऑप्शन हमेशा जिंदा रहेगा। मतलब कि Q P के बहुत करीब जाएगा, तो इतना करीब कभी नहीं जाएगा कि Q P को धक्का मारना शुरू करेगा, या ये समझिए कि अब थोड़ा भी जगह नहीं है P में और करीब जाने का P से। अब इसको आप समझिए हाइपोथेटिकली कि Q अगर बहुत करीब P के आ जाएगा, तो ये जो लाइन का बदला हुआ सिचुएशन है, आप समझ सकते हैं कि लाइन समथिंग दिस टाइप हो जाएगा, जिसको कि हमने डॉटेड से ऐसे खींचा है। तो यह जो सिचुएशन है, समझ सकते हैं, लिमिट Q टेंड्स टू P, लाइन PQ, दिस इक्वल्स क्या कहलाएगा, तो टेंजेंट एट, शॉर्ट में लिखते हैं एट पॉइंट P, यानी कर्व के पॉइंट P पर अगर टेंजेंट समझना है तो हम कोई पॉइंट Q और ले लेंगे इस पर, और PQ से पास करता हुआ एक लाइन खींचेंगे, और यही लाइन का लिमिटिंग पोजीशन टेंजेंट एट P हो जाएगा, जहां लिमिट हम कैसे लेंगे, तो लिमिट लेंगे कि Q को टेंस करवाएंगे P की तरफ। अगर हमें कर्व के Q पर टेंजेंट चाहिए तो समझ सकते हैं P को टेंस करवाएंगे Q की तरफ। कोई थर्ड पॉइंट यहां R ले लीजिए, तो R पर टेंजेंट को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये लाइन क्या होगा, इसी लाइन को R पर टेंजेंट कहेंगे, अगर Q भी टेंस करे R के तरफ और P भी टेंस करे क्या, R के तरफ। क्लियर है ना, तो ये टेंजेंट है। अब आप समझ सकते हैं कि Q जब P के करीब टेंस कर जाएगा, यही ना भी आपको नहीं समझा रहा था, P यहां है, Q जब बिल्कुल करीब हो जाएगा तो टेंजेंट ये कहलाएगा। अब सोचिए कि लाइन PQ से पास कर रहा है, Q और P दोनों कर्व पर है, और Q जब इसके बहुत करीब आ जाएगा तो इनफैक्ट P और Q के बीच जितना पॉइंट है वो सारा पॉइंट कर्व पर भी है और लाइन पर भी है, यानी टेंजेंट जो है कर्व के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पर टच करेगा, बट वो जो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होगा, दो पॉइंट विल बी वेरी वेरी कंडेंस्ड, बहुत कम दूर में होगा वो, ऐसा नहीं वो फैला हुआ होगा, है ना, बहुत कम दूर में होगा, और उस छोटा सा इंटरवल में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होगा, और वो सारे पॉइंट पर लाइन जो है कर्व का टेंजेंट जो होगा, वो लाइन टेंजेंट का लाइन वो कर्व को वो सारे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पर क्या करेगा, टच करेगा। तो टेंजेंट का कंसेप्ट इस तरह से समझिए, सही है। अब आप सोच सकते हैं कि इस तरह से बातों को अगर समझें, तो अभी अगर हम एक सिचुएशन कहते हैं कि कोई फंक्शन का ग्राफ हम खींचते हैं,
और मान लीजिए कि वो ग्राफ फंक्शन का कुछ इस तरह से होता है यूं, और ये जो देख रहे हैं वर्टेक्स टाइप से, ये पॉइंट P है। अब अगर हम कहें कि क्या ये पॉइंट P पर टेंजेंट क्या होगा, सिंपल बात है, नीचे क्लास में जो हम लोग पढ़े हैं उसके हिसाब से बहुत अच्छा हमको लगेगा कि ये नुकीला टाइप से है, तो यहाँ तो कोई भी लाइन ऐसे खींच देंगे तो सारा का सारा जो लाइन है ये क्या है, कर्व को एक पॉइंट पर टच करते हुए जा रहा है। बट मैथमेटिकली टेंजेंट का जो बेसिक है उसके हिसाब से क्या कहेंगे कि ये कर्व का ग्राफ अगर ऐसा है तो यह जो पीक जैसा, चोटी जैसा पॉइंट P आपको दिखाई पड़ रहा है, पॉइंटेड कॉर्नर पॉइंट टाइप से, वहां पर इस कर्व का टेंजेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इस तरह से समझना है, जो कि अगर आप नीचे क्लास की बातों को जैसे समझते आए अभी तक तो दिमाग हमारा घुमा देता है कि ये तो ज्यादा अच्छा टेंजेंट दिख रहा है, साफ सुथरा जिसको बोलते हैं, बिल्कुल सफाई से एक पॉइंट से पास कर रहा है, बट यहां कहेंगे टेंजेंट ही नहीं होगा। और अभी हमने जो टेंजेंट का डेफिनेशन समझा है उसके हिसाब से बात कीजिए कि इस बार इस कर्व पर टेंजेंट समझने के लिए फिर कर्व पर कोई पॉइंट Q लेंगे, थोड़ा और कर्व कर देते हैं तो और ज्यादा बढ़िया रहेगा समझने में। मान लीजिए कि एक पॉइंट Q ले लिए, यहां इधर भी ऐसे कर देते हैं थोड़ा, है ना, और यहां पर थोड़ा नुकीला टाइप से। अब आप समझ सकते हैं कि PQ लाइन की स्थिति ऐसे होगी और Q को P की तरफ टेंस करवाएंगे तो ये समझ रहे हैं ये लाइन कुछ ऐसे आएगा, जब Q P की तरफ टेंस कर जाएगा तो लाइन कुछ ऐसे हो जाएगा ना, ये नुकीला टाइप का, ये था वर्टेक्स टाइप से पॉइंटेड टाइप का पॉइंट P। अब सोचिए कि क्या Q जब P की तरफ टेंस करेगा तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है क्या? इसका तरीका क्या कहेगा, Q P के लेफ्ट से भी टेंस करे और इधर भी अगर कोई सा Q ले हम, फिर इसको सीधा मिलाएं और Q को टेंस करवाए P के तरफ, तो समझ सकते हैं इधर से Q अगर P के बहुत करीब जाएगा तो ये टेंजेंट की स्थिति कैसे होगा, ऐसे होगा ना। ये दोनों सेम लाइन है क्या? ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है। यहां पर हमने कहा था कि यहां पर क्या होगा तो टेंजेंट एग्जिस्ट कर जाएगा। लॉजिक हमारा क्या था कि अगर ये साइड भी कोई पॉइंट Q लेते हम इस पर और P से Q को मिलाते और Q को टेंस करवाते P की तरफ, तो जैसे Q इधर से टेंस किया तो जो लाइन आया है वही Q इधर से भी टेंस करेगा तो वही लाइन रहता, मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड से सेम लाइन मिल रहा है, मतलब टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। बट यहां जो पॉइंटेड टाइप की बात है, यहां पर टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा क्या? टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है क्या? जाहिर नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? लेफ्ट साइड अलग आ रहा है, राइट साइड अलग आ रहा है। लिमिट क्या कहता है, Q P को टेंस करे तो लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब Q P से लेफ्ट से भी टेंस करेगा तो भी, राइट से भी टेंस करेगा तो भी सेम लाइन हमें मिले। क्लियर है? मतलब यहीं से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी कर्व का ग्राफ हम खींचते हैं और अगर वहां पर कहीं कोई कॉर्नर टाइप का पॉइंट मिलता है, इसको आप शार्प टर्न भी कह सकते हैं। शार्प टर्न मतलब समझते हैं ना, कोई भी स्ट्रक्चर है, एक स्मूथ टर्न हुआ, भले ही बहुत तेज वो टर्न ले रहा है, मे भी बहुत जल्दी मुड़ रहा है, इस बात को बहुत ढंग से समझेंगे। हमारा जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होगा वो सारी बातों में इन बातों का मतलब होगा, है ना। ये तो मोस्ट बेसिक बात डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो हमने भी क्या समझा कि अगर कोई कर्व मुड़ रहा है, बहुत तेजी से मुड़ रहा है, बट वो टर्न शार्प नहीं ले रहा है, मतलब नुकीला टाइप से, कॉर्नर पॉइंट टाइप से बनाते हुए नहीं ले रहा है, तो ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा। समझ रहे हैं? इसके हर एक पॉइंट पर टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। लेकिन कहीं भी अगर नुकीला टाइप का कुछ ऐसा शार्प टर्न होगा तो यहां पर टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और यही अगर मान लीजिए ऐसे जा रहा है, मुड़ा यहां, लेकिन देख रहे हैं ये शार्प टर्न नहीं है, तो अब इस केस में जिसको हम कह रहे थे कि यहां पर टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड से ऐसे हो जाएगा लाइन, राइट साइड से ऐसे हो जाएगा लाइन, यहां आप लेफ्ट से भी करेंगे तो समझ सकते हैं Q जब इसके बहुत करीब जाएगा तो टेंजेंट ऐसे होगा, इधर से भी करेंगे बहुत करीब आएंगे तो टेंजेंट क्या होगा, ऐसे ही होगा, मतलब टेंजेंट एग्जिस्ट कर जाएगा। ये क्लियर है ना? यानी कर्व पर जहां भी शार्प टर्न होगा वहां पर टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और शार्प टर्न अगर नहीं है, स्मूथली वो टर्न ले रहा है, तो वहां पर टेंजेंट एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ये टेंजेंट को हमने समझा। कंक्लूड कीजिए, टेंजेंट किसी कर्व का क्या हुआ? तो टेंजेंट कर्व का कैसे समझेंगे? तो कोई पॉइंट पर टेंजेंट समझने के लिए हम यूं समझेंगे कि कर्व पर कोई पॉइंट और लें हम, और जिस पर टेंजेंट हमें समझना है वहां से और उस पॉइंट से पास करते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींचें, और हम ये समझने का प्रयास करें कि अगर ये पॉइंट Q को टेंस करवाएंगे P के तरफ, तो ये लाइन का लिमिटिंग पोजीशन क्या होगा, और लिमिटिंग पोजीशन लेफ्ट से भी राइट से भी सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
जाहिर है लिमिट एग्जिस्ट करने की बात तो आएगी ही, जब भी लिमिट की बात होगी तो लेफ्ट राइट दोनों लिमिट एग्जिस्ट करना ही चाहिए। क्लियर है ना? ये टेंजेंट का बेसिक हुआ। अगर आप पहले से इस तरह से समझे हुए तो ठीक है, नहीं तो टेंजेंट को थोड़ा इस तरह से समझेंगे। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी चर्चा बस एक दो लाइन में 11th में बुक में लिख के निकल जाता है, एनसीईआरटी में तो और बहुत थोड़ा सा लिखा हुआ है, बट हमें थोड़ा यहां समझना है क्योंकि इसी का मतलब होगा फिर टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन देखिएगा आगे जो एप्लीकेशन में, तो इसको थोड़ा ढंग से समझ लें। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव dy बाई dx कहें या f डैश x कह लें, d ऑफ fx कुछ भी कह लें, हम dy बाई dx लिख रहे हैं। ज्योमेट्रिकली dy बाई dx का क्या मीनिंग होगा, क्या मतलब होगा? dy बाई dx क्या है? तो लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, यानी लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 fx प्लस डेल्टा x माइनस fx बाई डेल्टा x। सही है? अब देखिए इसको समझने के लिए टेंजेंट को ढंग से लोगों ने समझ ही लिया तो इसे समझने में आसानी होगी। मान लीजिए कोई कर्व है y इक्वल्स fx, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। देखिए कंस्ट्रक्शन ढंग से समझेंगे। ये कर्व y इक्वल्स fx का ग्राफ है। हम क्या कर रहे हैं, तो P और Q से पास करता हुआ एक लाइन खींच रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट Q है, PQ से पास करता हुआ एक लाइन ले लिए जो कि कर्व पर है। पॉइंट P और Q दोनों कर्व पर है। सही है? P के कोऑर्डिनेट को x y कह लेते हैं और Q के कोऑर्डिनेट को x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y कह लेते हैं। समझ सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसे एक्स वाई कह लिए, उसे एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई कह लिए, चूंकि हमें डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लाने का प्रयास करना है, तभी तो डी वाई बाई डी एक्स निकल पाएगा। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को ज्योमेट्रिकली हम समझेंगे, उसी में डेल्टा एक्स जीरो को टेंस करेगा, ज्योमेट्रिकली वो क्या होता है वही तो देखना है। अब समझ सकते हैं कि ये सिंपल बात है कि P का कोऑर्डिनेट अगर 2 3 है और Q का कोऑर्डिनेट -7 5 है, तो इस Q को हम x प्लस डेल्टा x के फॉर्म में और Q का y कोऑर्डिनेट को भी हम लिख सकते हैं y प्लस डेल्टा y के फॉर्म में। देख रहे हैं x और y, जाहिर है यहाँ -7 है तो 2 प्लस कितना लिखना पड़ेगा, -9, इसमें डेल्टा x का वैल्यू -9 हो गया। फिर यहाँ पर ये 3 है, ये 5 है, तो 3 प्लस कितना लिखना पड़ेगा, 2, यहाँ डेल्टा y का वैल्यू 2 हो गया, डेल्टा x -9 हो गया। तो ऑलवेज कर्व पर कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट को हम x प्लस समथिंग y प्लस समथिंग के फॉर्म में लिख ही सकते हैं। डेल्टा x डेल्टा y जो भी वैल्यू होगा, पॉइंट इस पर कहां है इसके हिसाब से डिसाइड होगा। जैसे मान लीजिए अगर 2 पॉइंट ये कर्व किसी पर है तो q को हम इन टर्म्स ऑफ x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें कोई ज्यादा परेशानी हमें नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए हम कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, P से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और Q से भी x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। मान लीजिए ये M है, N है, कुछ इस तरह से कह लिए, ये परपेंडिकुलर है और फिर P से इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ये भी इस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये लाइन इस पर जहां से मिलता है, मान लीजिए कि ये R पर मिलता है, तो ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म करता है उसे हम अल्फा कह लिए, ये एंगल अल्फा है। आप समझ सकते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन PQ है इसका स्लोप tan अल्फा हो जाएगा। कोई लाइन का स्लोप समझते हैं ना, स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में जनरली लेते हैं, जो एंगल फॉर्म करता है उस एंगल का tan लेते हैं, उस एंगल का टेंजेंट लेते हैं, tan ऑफ दैट एंगल, वह उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कहलाता है। सही है? कोई लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगा तो इसका स्लोप डिफाइन नहीं होगा, बिकॉज ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा और इसका tan लेंगे तो वो डिफाइन नहीं होगा। सिर्फ उस लाइन को छोड़कर बाकी सारे का स्लोप रियल नंबर होगा, सम डिफाइंड रियल आएगा, फिक्स्ड रियल आएगा, है ना।
देयरफॉर जो लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है उसके स्लोप को हम लोग इनफाइनाइट स्लोप कह लेते हैं कि ये लाइन क्या है, इनफाइनाइट स्लोप का है ना। क्लियर है। इसके बाद देखिए क्या करते हैं, यहां ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, समझ सकते हैं। ये और ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया ना। चलिए इसको एस कह लेते हैं, जहां पर ये परपेंडिकुलर का पॉइंट मिला है। कैसा एंगल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये, तो दोनों एंगल सेम होगा। इसके बाद इस वाले ट्रायंगल में P से S का वैल्यू डेल्टा x हो जाएगा, समझ पा रहे हैं कैसे डेल्टा x हो जाएगा। तो Q का x कोऑर्डिनेट है x प्लस डेल्टा x और P का x कोऑर्डिनेट है x, तो ये Mn जो होगा वही PS होगा और Mn क्या होगा, तो इतना बड़ा डिस्टेंस क्या होगा, x प्लस डेल्टा x में x सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली ये जो QS देख रहे हैं इसे हम डेल्टा y कह सकते हैं, यहां से यहां तक y प्लस डेल्टा y है और इसमें ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहां से यहां तक। जाहिर है ये क्या है, ये इसका y कोऑर्डिनेट है y, तो ये y प्लस डेल्टा y माइनस y हो जाएगा। अब इस वाले ट्रायंगल में अगर हम tan अल्फा लें तो ये डेल्टा y बाई डेल्टा x देगा ना, tan अल्फा इक्वल्स डेल्टा y बाई डेल्टा x। फिर समझें कि डेल्टा y बाई डेल्टा x का हमें लिमिट निकालना है, कब, व्हेन डेल्टा x टेंड्स टू 0। अब ज्योमेट्रिकली समझें कि डेल्टा x 0 को टेंस करेगा, इट मींस कि ये कब पॉसिबल होगा, तो पॉइंट Q जब P की तरफ टेंस करेगा। सोचिए ना, Q जब P के जितना करीब आते जाएगा, अगर यहाँ Q रहता है तो हमारा परपेंडिकुलर ऐसे होता, डेल्टा x छोटा होकर इतना बड़ा होता, Q अगर यहाँ आ जाता तो हमारा डेल्टा x और छोटा होता, Q यहाँ आता और छोटा होता, तो डेल्टा x 0 को टेंस करेगा। इसको हम दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि एट द सेम टाइम Q P को टेंस करेगा, Q P को टेंस करेगा तभी तो डेल्टा x 0 को टेंस करेगा, या डेल्टा x 0 को टेंस करेगा तभी तो Q P को टेंस करेगा। मतलब एक साथ इसमें कितनी बातें होंगी इसको समझने का प्रयास करें। हमें जरूरत है डेल्टा x टेंस टू 0 से। हम समझ सकते हैं इस कंस्ट्रक्शन के हिसाब से एज Q टेंस टू P देन डेल्टा x टेंस टू 0। एक्चुअली डेल्टा y भी 0 को टेंस करेगा, कारण कि Q इधर आएगा तो डेल्टा y भी देख रहे हैं छोटा होते जाएगा ना। अभी ये है, यहाँ आएगा तो ये हाइट हो जाएगा, यहाँ आएगा तो और छोटा हाइट होगा, एकदम सट जाएगा, ऐसे करीब आ जाएगा तो 0 को टेंस करेगा। हालांकि डेल्टा y टेंस टू 0 से मतलब हमारा नहीं है, हमको लिमिट निकालना है डेल्टा y बाई डेल्टा x, व्हेन डेल्टा x टेंस टू 0। बट मैं समझा रहा हूं ये सारा कुछ हैपन करेगा। फिर ध्यान दीजिए ये जो लाइन PQ है, ये लाइन PQ दिस विल टेंस टू टेंजेंट PT एट P। जहां टेंजेंट PT क्या है तो समझ सकते हैं बात को, ये P पर हम टेंजेंट खींचने का प्रयास करते हैं। शुरू में नहीं खींचेगी, ठीक है, थोड़ा ज्यादा जिगजैग हो जाएगा, इसको हम थोड़ा इस तरह से खींच दिए, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये P पर क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। और इस एंगल को अगर हम थीटा कह लें, थीटा क्या है, पॉइंट P पर जो टेंजेंट है वह है पॉजिटिव एक्स के साथ है क्लॉकवाइज रोटेशन में जो एंगल फॉर्म कर रहा है उसे हमने थीटा कहा है, ठीक है। तो अब PQ अगर इसके साथ अल्फा फॉर्म कर रहा है, जब PQ टेंस करेगा PT के तरफ तो अल्फा टेंस किसको करेगा, थीटा को करेगा। ऑल्सो अल्फा टेंस टू क्या, थीटा। कहने का मतलब कि यह एक बात हुआ टेंस करने का, दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात, पांचवी बात, ये 5 बात में से कोई एक बात अगर हैपन करता है, अगर हम शुरू में ही लिखते कि एज अल्फा टेंस टू थीटा देन, तो देन भी हम क्या करते हैं, अल्फा टेंस टू थीटा कब होगा, जब Q टेंस करेगा P की तरफ, यानी Q P को टेंस करेगा, डेल्टा 0 को टेंस करेगा, डेल्टा y 0 को टेंस करेगा। और यही तो डेफिनेशन है टेंजेंट का कि जब Q P की तरफ टेंस करेगा तो लाइन जो PT आएगा यानी PQ का जो बदला हुआ स्थिति होगा वो टेंजेंट होगा एट P पर। क्लियर है ना। अब इस तरह से हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल कौन सा, PSQ, tan अल्फा अगर ले तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, तो डेल्टा y बाई क्या, डेल्टा x। हमें क्या समझना है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx। देयरफॉर दोनों साइड हम लिमिट लें, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0,
डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो इधर का भी लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 tan अल्फा। इधर तो आप समझ सकते हैं डेफिनेशन से डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स कहेंगे, इसी के चलते इस तरह से इसको डिजाइन किए हैं कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का लिमिट आ जाए व्हेन डेल्टा एक्स टेंस टू 0, और इसे हम डी वाई बाई डी एक्स कह लिए। और ये थोड़ा क्लियर नहीं है, डेल्टा एक्स 0 को टेंस करेगा तो अल्फा कैसे होगा। ये बात को हमने पहले ही समझने का प्रयास किया है कि जब डेल्टा एक्स 0 को टेंस करेगा तो ये सारा एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, अल्फा टेंस थीटा को करेगा, अभी देखें हैं। तो यहां डेल्टा एक्स टेंस टू 0 मींस अल्फा टेंस टू थीटा मींस डेल्टा वाई टेंस टू 0 मींस लाइन पी क्यू टेंस टू टेंजेंट एट पी, सब तो एक ही बात है। तो यहां डेल्टा एक्स टेंस टू 0 को रिप्लेस कर सकते हैं लिमिट अल्फा टेंस टू क्या थीटा और टेन अल्फा, और इस तरह से फाइनली डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, तो ये हो गया। सिंपल बात है कि जब टेन अल्फा में अल्फा थीटा को टेंस करेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि थीटा राइट एंगल नहीं हुई। पहले ही आपको बता दिए हैं जब राइट एंगल थीटा हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट स्लोप कहलाएगा लाइन का। बाकी अगर थीटा राइट एंगल नहीं है तो उस केस में ये डिफाइन होगा। सही है। अब ज्योमेट्रिकली समझिए, ये टेन थीटा है, जहां कहां क्या है कैसे है ये पूरा थोड़ा डिटेल में हम लोग देखें। अब ये कंक्लूड कीजिए कि जो फाइनल रिजल्ट आया ये क्या है, टेन थीटा क्या है, तो जाहिर ये स्लोप है टेंजेंट का पॉइंट पी पर। क्यों, तो थीटा टेंजेंट पीटी के द्वारा, चलिए यहां पर टी कर लेते हैं, टेंजेंट पीटी के द्वारा जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वही थीटा है ना, तो उस एंगल का टेन लेंगे तो वो स्लोप देगा उस लाइन का यानी टेंजेंट का। और इस तरह से फाइनली हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, तो दैट इज ये ज्योमेट्रिकली डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y equals fx at pxy, यानी कर्व के किसी भी पॉइंट पर हम डेरिवेटिव निकालेंगे कोई भी फंक्शन का, तो वह डेरिवेटिव क्या देगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा। कहां पर टेंजेंट, तो जिस पॉइंट पर उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं उस पॉइंट पर टेंजेंट देगा। सही है। अब यहीं से देखिए ये क्लियर है कि अगर डेरिवेटिव स्लोप देता है टेंजेंट का, तो मैथमेटिकली तो हम देखे थे एनालिटिकली हम कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब उसका लेफ्ट डेरिवेटिव और उसका राइट डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करे, दोनों इक्वल हो। तो ज्योमेट्रिकली हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, तो उस पॉइंट पर अगर टेंजेंट एग्जिस्ट करे। क्यों, डेरिवेटिव टेंजेंट होता है, और टेंजेंट कोई कर्व पर कैसे एग्जिस्ट करेगा, जिसको हमने इन डिटेल समझा कि वहां पर हम टेंजेंट खींच सकें, और कैसा टेंजेंट खींच सकें, तो यूनिक टेंजेंट खींच सकें। अभी आपने देखा ना कि कोई शार्प टर्न है तो इधर से अलग मिलेगा, क्यू को टेंस कर पाएंगे उधर से अलग मिलेगा। तो कोई कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट तभी एग्जिस्ट करेगा जब वहां पर वन एंड ओनली वन टेंजेंट खींच पाए। जहां एक से अधिक टेंजेंट हुआ तो समझ सकते हैं वो टेंजेंट वहां पर होगा ही नहीं, और टेंजेंट जब नहीं होगा तो समझ सकते हैं डेरिवेटिव भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, और वहां पर टेंजेंट ही नहीं खींचा पाएगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात ही खत्म हो गई, मतलब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो कंक्लूड फाइनली ये करें हम कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल किसी पॉइंट पर है या नहीं है, इसे ज्योमेट्रिकली हम कैसे टेस्ट करेंगे, तो वो फंक्शन का ग्राफ खींचेंगे, और उस ग्राफ में जिस भी पॉइंट पर शार्प टर्न है, नुकीला टाइप का, पॉइंटेड टाइप का टर्न है, कॉर्नर टाइप का टर्न है, वैसे पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सही है। अब जहां फंक्शन का लेफ्ट डेरिवेटिव अलग आ रहा है, राइट डेरिवेटिव अलग आ रहा है, समझेंगे बात को उधर एनालिटिकली, तो वैसे ही वहां कहते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां भी जहां शार्प टर्न होगा तो उसका लेफ्ट साइड का टेंजेंट का स्लोप अलग आएगा, राइट साइड के टेंजेंट का स्लोप अलग आएगा, मतलब यूनिक टेंजेंट नहीं होगा। कारण कि लेफ्ट राइट दोनों साइड से यूनिक टेंजेंट आता है, तब तो स्लोप एक ही होता है, टेंजेंट एक ही होता है। क्लियर है ना।
इसको रट्टा नहीं मारना, बहुत ढंग से समझते हुए दोनों बात को कंक्लूड कीजिए। किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी एनालिटिकली कैसे देखेंगे, तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर दोनों एग्जिस्ट करता है, सम फाइनाइट नंबर आता है और दोनों रियल होता है, तो वह फंक्शन वहां पर डिफरेंशिएबल होगा। ज्योमेट्रिकली उस कर्व के उस पॉइंट पर हम टेंजेंट समझने का प्रयास करेंगे कि वेदर टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, और करेगा तो यूनिक टेंजेंट हो रहा है ना, चाहे यूनिक टेंजेंट होगा तभी तो एग्जिस्ट करेगा। ये दो टेंजेंट अगर किसी पॉइंट पर खींच सकते हैं तो फिर ये बात ही खत्म हो जाती है। जहां टेंजेंट क्या है तभी आपने समझा क्या है, लिमिट इक्वेशन है। सही है। अब जैसे अभी जो पढ़े उसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली पहले देख लें। कोई फंक्शन की बात करें, साइन एक्स है, इसका ग्राफ रफली आप समझते हैं इस तरह से होता है। पीरियड इसका 2 पाई है, 0 से 2 पाई जैसे जाएगा वैसे ही ये साइड भी, वैसे ही ये साइड भी। इसके कर्व में कहीं शार्प टर्न है क्या? नहीं है। तो साइन एक्स क्या होगा? एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होगा। ये ज्योमेट्रिकली हुआ। ज्योमेट्रिकली वो कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं समझना है। कुछ फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन जैसे है, तो अक्सर मॉडुलस फंक्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर होता है, मॉड का थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है और उसमें पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी हमें निकालना है। वैसा पॉइंट जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो उसका ग्राफिकल अप्रोच ज्यादा हेल्पफुल होगा। अदरवाइज अलग अलग इंटरवल ब्रेक करेंगे वैसे ही बना सकते, बट वो लंबा होगा, है ना। बाकी अब साइन एक्स का आपको अगर लगता है कि ग्राफिकली बड़ी आराम समझ में आता है, इसमें क्या शार्प टर्न कहीं है ही नहीं, सब जगह कंटिन्यूअस है, तो मैथमेटिकली भी आप देखिए कि साइन एक्स अपने डोमेन में कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, ग्राफ को छोड़िए। तो सिंपली सोचिए कि साइन एक्स का डेरिवेटिव होता क्या है? कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डोमेन पूरा रियल नंबर है और डेरिवेटिव क्या है? तो वो एक लिमिट ही तो है। डेरिवेटिव लिमिट है। कैसा लिमिट है? खास तरह का लिमिट है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। यही लिमिट है ना। इसको हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर लें। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स। और अब कॉस एक्स को देखिए कि साइन एक्स का जो डोमेन पूरा रियल नंबर है, ये पूरे रियल नंबर में कॉस एक्स कंटिन्यूअस है कि नहीं है? कहीं प्रॉब्लम है इसको? कहीं प्रॉब्लम नहीं है, सब जगह कंटिन्यूअस है। तो देयरफॉर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स पूरे रियल नंबर में कंटिन्यूअस है। इट मींस कि साइन एक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल है अपने पूरे डोमेन में। इस तरह से अभी कुछ रिजल्ट कंक्लूड कर रहे हैं, इसे बहुत ध्यान से आप समझेंगे। जैसे कंटिन्यूटी में हमने समझाया था, ये रिजल्ट डिफरेंशिएशन में भी हमें हेल्प करेगा। जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अपने सारे डोमेन में, यानी जो भी डोमेन उसका है वो पूरे डोमेन में अपना वो क्या है? कंटिन्यूअस है, सॉरी डिफरेंशिएबल है। जैसे कंटिन्यूटी में हमने देखा था कि कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल क्या होता है, तो ओपन इंटरवल में क्या देखे थे? सारे पॉइंट पर कंटिन्यूअस। डिफरेंशिएबिलिटी में भी क्या करेंगे कि ओपन इंटरवल में कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इट मींस कि ओपन इंटरवल का जितना भी पॉइंट है वो सारे पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल हो। ज्योमेट्रिकली वो सारे पॉइंट पर हम यूनिक टेंजेंट खींच सकें, मतलब ज्योमेट्रिकली उसमें कहीं भी शार्प टर्न, उस पूरे इंटरवल में किसी पॉइंट में भी, किसी पॉइंट पर भी शार्प टर्न नहीं हो। सही है, ये ज्योमेट्रिकल हो गया। अब क्लोज्ड इंटरवल में डिफरेंशिएबल, अब समझ सकते हैं कोई क्लोज्ड इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। कोई फंक्शन का ग्राफ मान लीजिए कि ए के सामने ये है, बी के सामने ये है, और हमें क्लोज्ड में कंटिन्यूअस समझना है, सॉरी डिफरेंशिएबल समझना है। तो आप सोच सकते हैं कि कोई पॉइंट का जो एक्सट्रीम पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, जो ए एफ ए है कोऑर्डिनेट इसका, और ये पॉइंट बी है, बी एफ बी कोऑर्डिनेट है इसका, है ना। ये एम, ये एन, ये एम और एन के बीच में जो कि x इक्वल्स ए एक्स इक्वल्स बी का प्लेस है, क्लोज्ड इंटरवल की बात कर रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि ए से बी के बीच में डिफरेंशिएबल कब कहलाएगा? तो पहली बात ए पर कंटिन्यूअस हो, बी पर कंटिन्यूअस हो। जाहिर है वन साइडेड लिमिट देखते हैं यहां पर, मतलब ए के पास ब्रेक नहीं हो, बी के पास ब्रेक नहीं हो, बाकी इसके बीच में एवरीवेयर फंक्शन पर क्या हो, तो इसके ग्राफ पर एवरीवेयर यूनिक टेंजेंट हम खींच सकें, तो ये क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस कहलाएगा।
बार बार कंटिन्यूअस निकल जाता है, डिफरेंशिएबल कहलाएगा, है ना। तो डिफरेंशिएबिलिटी को अगर हम ज्योमेट्रिकली देखेंगे तो पूरे इंटरवल में हर जगह यूनिक टेंजेंट हो। अब यहीं से ये स्पष्ट है, उधर जो एनालिटिकली हमने देखा था कि कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली वो कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पर। अब आप समझ सकते हैं कोई फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, वो किसी टाइप की डिसकंटिन्यूटी हो वहां पर, अगर यहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो सोचिए कि इस पॉइंट पर कोई टेंजेंट की बात हो पाएगी क्या। x इक्वल्स अगर a है ये, तो कोई भी कर्व के एक्सट्रीम में टेंजेंट की बात तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि टेंजेंट कैसे होता है, इसके राइट साइड क्यों लेंगे, लेफ्ट साइड क्यों लेंगे। अब समझ सकते हैं राइट साइड क्यों लेंगे, टेंस करवाएंगे तो टेंजेंट यहां पर ऐसे हो तो समझ में आ रहा है, लेकिन हल्का सा भी लेफ्ट जाएंगे तो फिर यहां आ जाएगा ना, तो फिर यहां तो एक अलग बात आएगा ना टेंजेंट का। तो जहां ब्रेक है फंक्शन में यानी कंटिन्यूअस है, वहां तो पक्का है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हमने फिर क्या समझा था कि फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए उसका कंटिन्यूअस होना ये नेसेसरी कंडीशन है, बट ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। यानी इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू कि इफ फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वह डिफरेंशिएबल भी होगा, ऐसा नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी की गारंटी देता है, बट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की गारंटी नहीं देता है। अभी जहां तक पहुंचे हैं हम लोग, यहां से आप समझ सकते हैं कि ये सही बात समझ रहे थे ना हम लोग कि कंटिन्यूअस फंक्शन होगा तभी डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन कंटिन्यूअस होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, सोचिए कोई फंक्शन में अगर शार्प टर्म है तो कंटिन्यूअस तो है यहां पर, ये मान लीजिए x इक्वल्स a है ये, तो x इक्वल्स a पर ये कंटिन्यूअस तो है, लेकिन डिफरेंशिएबल है क्या, तो जाहिर है शार्प टर्म है, डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा। तो ये जो एनालिटिकली हम लोग समझे थे उसको ज्योमेट्रिकली भी क्या है, जस्टिफाई कर रहे हैं, कर सकते हैं, सही है। मॉडुलस फंक्शन है, अब समझ सकते हैं मॉडुलस फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है अपने डोमेन में, प्रोवाइडेड कि मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है वह कंटिन्यूअस हो। अब मॉड के अंदर ही जो चीज है वो कंटिन्यूअस नहीं है, समझाया था मैंने आपको कंटिन्यूटी में, है ना। अब y इक्वल्स मॉड x है, अगर इसको हम मैथमेटिकली बनाते हैं तो समझ सकते हैं dy बाई dx जो इसका होगा, सब में एक ही बात होगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, यहां पर fx प्लस डेल्टा x, मतलब मॉड ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस क्या, मॉड x बाई डेल्टा x, ये जनरल बात हुआ। अब अगर हम एट x इक्वल्स 0 पर इसके डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करें, जाहिर है 0 पर कंटिन्यूअस तो है फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट 0 आएगा, 0 पर भी वैल्यू 0 आएगा, पहले देख चुके हैं। ग्राफिकली भी बात करें तो 0 पर ये कंटिन्यूअस है, इस तरह से ग्राफ होगा इसका, और जिनके पास मॉड x का, तो x इक्वल्स 0 पर इसका जो हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे तो समझ सकते हैं ये f डैश 0 इक्वल्स लिमिट h टेंड्स टू 0, आपको समझाया था कि जब कोई नंबर लेते हैं तो डेल्टा x नहीं करके h कह लेते हैं, और ये f0 प्लस h माइनस f0 बाई h होगा, एक जगह पर 0 जस्ट हमने पुट कर दिया। तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए इसे क्या कहेंगे हम, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, f0 प्लस h मतलब क्या, मॉड 0 प्लस h मतलब मॉड h, और माइनस मॉड 0 बाई h, यानी ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड h बाई h। आप लेफ्ट राइट की बात ना भी करें, जो सामान्य तरीका हम समझे वैसे पहुंच गए यहां तक। और अब आप समझ सकते हैं यहां से इस तरह का लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्या, जाहिर है लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, क्योंकि मॉड है यहां पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में ये माइनस h होगा, राइट हैंड लिमिट में प्लस h होगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे इसका तो -1 आएगा वैल्यू, राइट हैंड लिमिट लेंगे h बाई h +1 आएगा, मतलब यह एग्जिस्ट नहीं करेगा, सही है ना। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस मॉड h बाई h इक्वल्स क्या कहेंगे, माइनस h बाई h जो कि -1 होगा, एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस
जाहिर है ये क्या हो जाएगा मॉड h बाई h, लिमिट चूंकि h यहां तक है तो ये लिखना पड़ेगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, ये लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, और ये हो जाएगा h बाई h जो कि क्या हो जाएगा 1। आपको नहीं भी दिखाई पड़ेगा, समझ सकते हैं बात को, यहाँ के बाद लिमिट तो आप जानते ही है ना। इस तरह से इसका लेफ्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट किया -1 आया, राइट डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट किया +1 आया, ओवरऑल दोनों सेम नंबर नहीं आया, देयरफॉर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आप ज्योमेट्रिकली देख रहे हैं कि यहां जो मॉड x का ग्राफ इस तरह से है, तो x जब लेस देन 0 से छोटा होगा, यानी x हमारा, उस केस में आप समझ सकते हैं पॉइंट तो हमारा यही है, लेकिन q इस बार इधर लेंगे हम, तो PQ लाइन यही लाइन के साथ कोइंसाइड करेगा, और Q को इसके साथ हम कोइंसाइड कराएंगे, कोइंसाइड मत कहिए, मतलब Q को इससे करीब लाएंगे, टेंस करवाएंगे, तो समझ सकते हैं इसका टेंजेंट क्या होगा, खुद ये लाइन होगा ये। इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप यहां से इतना बड़ा कहेंगे ना, ये 135 डिग्री का एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट का ये जस्ट हाफ है, तो यहां से 90 या +45, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा -1। जबकि राइट डेरिवेटिव करेंगे, इसे हल्का राइट साइड अगर आके टेंजेंट खींचना इसका चाहेंगे तो क्या होगा, तब ये लाइन के साथ कोइंसाइड करेगा, ये क्या है 45 डिग्री है, इसका स्लोप क्या होगा 1 होगा। यही चीज मैथमेटिकली यहां पर आया है, सही है ना। तो एनालिटिकली मैथमेटिकली दोनों साइड से देख सकते हैं। अगर इंटरवल में कंटिन्यूटी हमें चेक करना है तो बेसिक बात वो सब दिमाग में रखेंगे। हम क्या कर रहे थे, साइन एक्स एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, क्यों, दिमाग में जल्दी लाइए, साइन एक्स का डोमेन रियल नंबर, तो इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा, और कॉस एक्स पूरे रियल नंबर में कहीं प्रॉब्लम नहीं, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। सिमिलरली कॉस एक्स का डोमेन रियल नंबर, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स फंक्शन पूरे एक्स, tan एक्स का डोमेन क्या, तो y एक्सिस के अबाउट एंगल को छोड़ना पड़ेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई डी को छोड़ देंगे, बाकी सारा डोमेन में उसका आएगा। तो tan एक्स का डोमेन y एक्सिस को छोड़कर सब होता है। तो डोमेन में ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो समझ सकते हैं tan एक्स फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, कितना आएगा sec स्क्वायर एक्स, और sec स्क्वायर एक्स को देखिए, इसे कहीं प्रॉब्लम है क्या, तो है प्रॉब्लम, कहां पर है, तो y एक्सिस के अबाउट ही प्रॉब्लम होता है sec स्क्वायर एक्स को, तो y एक्सिस के अबाउट एंगल तो है नहीं tan एक्स के डोमेन में, तो अगर tan एक्स के डोमेन में y एक्सिस के अबाउट एंगल नहीं है, तो बाकी जो एंगल है tan एक्स के डोमेन में, वो सारे डोमेन में sec स्क्वायर एक्स फिर क्या होगा, कंटिन्यूअस हो। क्लियर है ना, हम कैसे समझ रहे हैं बात को। तो tan एक्स फंक्शन भी अपने पूरे डोमेन में क्या है, डिफरेंशिएबल है। इस तरह से आप सबको डिसाइड कीजिए, साइन कॉस तो है ही पूरे रियल नंबर में, tan एक्स भी अपने पूरे डोमेन में है, sin एक्स भी अपने पूरे डोमेन में है, sin एक्स cos एक्स का डोमेन ही रियल नंबर है, इसलिए पूरे रियल नंबर में है। tan एक्स का डोमेन सारा रियल नहीं है, y एक्सिस के अबाउट यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 टाइप की बातों को छोड़कर बाकी हर जगह पर tan एक्स भी क्या है, डिफरेंशिएबल है। इस तरह सबको देखिए। आप cosec x की बात कीजिए, cosec को प्रॉब्लम है x एक्सिस के अबाउट, x एक्सिस के अबाउट एंगल पर अनडिफाइंड होगा, तो cosec का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x। माइनस cosec को भी कहां दिक्कत है, x एक्सिस के अबाउट, अभी देखे हम, और cot x को भी दिक्कत x एक्सिस के अबाउट ही है। इट मींस cosec x के डोमेन में x एक्सिस के अबाउट एंगल तो है ही नहीं, तो इट मींस cosec x का cosec फंक्शन एवरीवेयर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा अपने डोमेन में। sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, sec x को प्रॉब्लम है किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट, इधर sec इंटू tan को भी कहां प्रॉब्लम है, दोनों को y एक्सिस के अबाउट ही प्रॉब्लम है, तो वो तो पहले बाहर हो चुका है sec के डोमेन से। तो sec x फंक्शन भी अपने पूरे डोमेन में क्या है, डिफरेंशिएबल है। ln x की बात करें, ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है, ln x का डोमेन क्या है, तो log x का डोमेन आपको पता है, x का वैल्यू 0 से ग्रेटर होता है तभी वो डिफाइन होता है, तो x का वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा, और इधर इसका डेरिवेटिव 1/x आ रहा है, तो 1/x x से ग्रेटर 0 के लिए, x 0 से ग्रेटर के लिए एवरीवेयर 1/x क्या होगा, डिफाइन होगा। मतलब ln x भी अपने पूरे डोमेन में क्या है, पूरे डोमेन में डिफरेंशिएबल है। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लीजिए a टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव a की पावर x और इंटू ln a होता है, ln तो कांस्टेंट हो गया, तो a की पावर x अपने डोमेन में डिफाइन होगा ही, a की पावर x का डोमेन क्या है, सारा रियल नंबर है, सही है ना। इस तरह से जो बेसिक फंक्शंस हमारा है वो सारा का सारा अपने पूरे डोमेन में क्या है, तो डिफरेंशिएबल है। उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, इनवर्स क्वाड्रेटिक फंक्शन भी। अब साइन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव √1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इनवर्स क्वाड्रेटिक फंक्शन में आप समझेंगे
ये जो चीज है ना इसको थोड़ा डेवलप करें बहुत सिंपली। अब जैसे साइन इनवर्स एक्स है, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें पता है ये क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। आप समझ सकते हैं इसमें जो इस साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है ये -1 से 1 तक होता है। जाहिर है इसका डेरिवेटिव अगर यू होता है तो ये -1 पर और 1 पर डिफाइन तो होगा ना। -1 और 1 आप पुट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा ना। तो हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स जो फंक्शन है वह क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1 तक में डिफरेंशिएबल नहीं कर सकते। -1 से 1 कहां कहेंगे, ओपन में कहेंगे। क्यों? -1 और 1 इसके डेरिवेटिव के डोमेन में नहीं है। सही है ना। वैसे यहां cos इनवर्स x करेंगे तो सेम यही होता है, खाली यहां माइनस लग जाता है। cos इनवर्स x में भी x का डोमेन क्या होता है -1 से 1 तक। तो फिर यहां कहेंगे क्लोज में नहीं, ये चूंकि x का वैल्यू +-1 यहां डालेंगे तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा। तो cos इनवर्स x भी ओपन इंटरवल -1 से 1 तक में डिफरेंशिएबल होगा। ऐसे सब कुछ चेक कर सकते हैं। tan इनवर्स x का DC क्या होता है, तो tan इनवर्स x का DC हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर। इसको कहीं है पूरे रियल नंबर में प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीवेयर डिफाइन है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पर सब जगह कंटिन्यूअस भी है, मतलब ये पूरे डोमेन में क्या है, डिफरेंशिएबल है। इस तरह से सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स सबको देख सकते हैं कि अगर ये डिफरेंशिएबल है तो किस डोमेन में है। उधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन तो देखिए एक पॉइंट पर गड़बड़ है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल तो और सिंपल समझ सकते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। तो किसी पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करेंगे तो जस्ट उससे एक कम डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा। तो अगेन पॉलिनोमियल ही मिला ना, डिग्री कुछ भी हो वो तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन भी अपने पूरे डोमेन में क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो इस तरह से ये थोड़ा थ्योरेटिकल बातें हुई। सारे का आप ग्राफ भी देख सकते हैं, साइन का देखे ही। tan x फंक्शन की बात करें, tan x फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, ये अगर π/2 कह लीजिए तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है ना, यूं और यूं। अब ये तो डोमेन में है ही नहीं इसका। बाकी tan x का पीरियड क्या है, पाई है, तो जो यहां से यहां तक होगा वही तो फिर अगला ब्रांच होगा। तो अब इसमें देखिए कि यहां से यहां तक में एवरीवेयर जो हम टेंजेंट खींचेंगे तो यूनिक टेंजेंट आएगा कि नहीं आएगा, यूनिक टेंजेंट आएगा। क्यों, कहीं भी शार्प टर्न नहीं है इसमें, तो ये अपने पूरे डोमेन में क्या हुआ, डिफरेंशिएबल हुआ। अगला ब्रांच जो लेंगे हम, यहां जो π/2 देख रहे हैं ये हुआ क्या, -π/2 से π/2 तक। अगला हम π/2 से कहां तक लेंगे, π/2, इसके बाद पाई, फिर 3π/2, तो π/2 से 3π/2 तक लेंगे तो फिर इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा ना, इस तरह से। यहां भी क्या होगा, एवरीवेयर यूनिक टेंजेंट खींच पाएंगे हम। अब आपको लग सकता है कि बीच में तो गड़बड़ है, यहां पर ये ब्रेक है। तो मैंने कहा ना कि ये डोमेन का पार्ट नहीं है ना, हम डोमेन की बात कर रहे हैं ना। तो जहां तक डोमेन है वहां तक यूनिक टेंजेंट हम खींच रहे हैं ना सब में, और जो फंक्शन के डोमेन में है ही नहीं तो बात ही खत्म हो जाती है, वहां पर भी टेंजेंट की बात क्या करेंगे। तो जो भी मैं कह रहा हूं ये सारा अपने डोमेन की बात कर रहा है, ठीक है। ये कुछ समझना हुआ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को हमने देखा एनालिटिकली, ज्योमेट्रिकली। और अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर प्रॉब्लम्स करेंगे, 1 या 2 क्लास जो भी इसमें डिजाइड होगा, ठीक है। ओके, थैंक्स।